हेलो फ्रेंड्स, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब जो है अच्छे से होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी क्योंकि आप सभी के परीक्षाएं लगे हुए हैं 2025 में। खासकर सभी एग्ज़ाम लगे हुए हैं, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो। खासकर यूपी पीजीटी की आप तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी से हो आप तैयारी कर रहे हो या यूपी से तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी की क्लास यानी कि समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूँ। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जो भी यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं यूजीसी नेट जेआरएफ और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और आप गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, मणिप्रोक्ता, केबीएस, एनबीएस, यूपीएससी, यूपीपीएससी, आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या बिहार से हो, दिल्ली से हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश यानी एमपी से किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से यानी समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हों, तो ये क्लास आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जो खासकर जो भी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ समाजशास्त्र विषय से यानी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ इस क्लास को ज़रूर देखें। इस क्लास से आने वाले परीक्षाओं में आपका काफ़ी सहयोगी और उपयोगी साबित होगा ये क्लास, ठीक है। जो सोशियोलॉजी के हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, आप लोग पिछली क्लास अगर देखे होंगे या जो हमारे पुराने प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं उनसे बात करिएगा, आप लोग खुद देखिएगा कि पिछली हमारे क्लास से कितना उनको सहयोग प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज के जो है क्लास में आप सभी के लिए क्या है। आइए देखते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूँ क्लास शुरू करने से पहले क्लास को शेयर कर देंगे और क्लास को लाइक कर देंगे एक प्यारा सा, और कमेंट करके क्लास के अंत में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और क्लास में क्या सुधार वगैरह किया जा सकता है, और जो सुधार वगैरह किया हो, अगर आपको किसी अन्य टॉपिक की क्लास चाहिए तो भी कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग जो है कापी और पेन लेके बैठ जाइए और क्लास को शेयर कर देंगे और निःशुल्क क्लास का बेनिफिट ताकि आप जैसे और मित्रों को प्राप्त हो सके। क्या इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट शेयर करने से उन सबके पास तक ये क्लास पहुंच जाएगा। और चैनल में अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आप लोग मुझे पहचान गए होंगे, मैं पुजारी यार, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर एक आपका क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर एक कह रहा है कि समाज के उच्चता व निम्नता के अस्थायी विभाजन, समाज के उच्चता व निम्नता के अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो ऐसे प्रश्न आप गलत करेंगे ही नहीं क्योंकि ये प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ये प्रश्न आपका देखिए मैं बताऊं, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। ये प्रश्न नंबर एक जो मैं लेकर आया हूँ। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा विभेदीकरण, ऑप्शन बी कह रहा वर्ग, ऑप्शन सी कह रहा संस्करण, ऑप्शन डी कह रहा जाति, ठीक है। तो उच्चता और निम्नता की अस्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, आप लोग बताइए इसका। तो ये देखिए उच्चता निम्नता की बातें क्या हो जाएगी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा जात। जो है उच्च और निम्न वर्ग की बातें कौन करता है, जात के तहत ही आती है ना। जात एक प्रदत्त परिस्थिति है ना, एक बंद वर्ग है, मतलब आप जिस जात में जन्म लेते हैं उसी जात में रहते हैं, वहाँ से बाहर तो निकल नहीं सकते हैं। जो हिंदू, खासकर हिंदू जातियों के अनुसार जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ग में ये विभक्त है, जिसको आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। फिलहाल ये आपका प्राचीन काल की बात हो गई, ठीक है। लेकिन आधुनिक समय में जो भारतीय संविधान आपका है, सभी को ये बराबर का हक अधिकार दे रखा है। आप किसी भी जात धर्म में जो है शादी विवाह कर सकते हैं, किसी भी आप व्यवसाय को कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे शिक्षित हैं, क्योंकि आपका भारतीय संविधान आपको पढ़ने लिखने का सबके बराबर का अधिकार दे रखा है, ठीक है। सबको सहूलियत प्रदान कर रखा है। तो ये प्राचीन समाज की बातें जो ये प्रश्न में कर रहा है कि जात व्यवस्था, हालांकि भारतीय समाज में जात व्यवस्था अभी भी सभी के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। और कारण इसके पास ये है, आप लोग खुद ही समझदार हैं, जान रहे हैं। कारण ये है, जो उच्च वर्ग है, जो आगे है, जिनका इसे फ़ायदा है इन जातीय समीकरण से, तो वो तो चाहता है कि ये व्यवस्था बनी रहे अस्थायी रूप से जातिवादी व्यवस्था, ताकि उनका फ़ायदा होता रहे। और जिनका नुकसान है, जो खासकर इससे कौन मार खा रहा है, आपका मध्यम यानी मिडिल क्लास का व्यक्ति मार खा रहा है इस जातीय संस्करण जाति की वजह से, ठीक है। क्योंकि उन्हीं को इसमें जो है, आप सुनते होंगे अभी भी आज के समाज में भी कि फला जगह फलाने जो है उसको जातीय भेदभाव के कारण जो है परेशान किया जो है किसी ना किसी रूप में। तो आप
लोग उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न समझ गए होंगे। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 आप सभी के लिए ये क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 2 नोट करते हुए चलिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान, ये राष्ट्रीय उद्यान ठीक है, का सुझाव दिया था। क्या कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय जनजातियों के विकास के लिए, ठीक है, ये देखिए भारत सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया था। तो किस थिंकर ने, ये मतलब किस थिंकर, किस विद्वान ने सुझाव दिया था। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर मजूमदार, ऑप्शन बी कह रहा है इनके बोस यानी कि निर्मल कुमार बोस, ऑप्शन सी कह रहा है वेरियर वेल्बिन महोदय, ऑप्शन डी कह रहा है जी एस भूरिया यानी गोविंद सदाशिव घूरिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है आपका जानते हैं, ये प्रश्न आपकी यूपीपीजीटी 2004, 2010, 2016 में यूपीपीजीटी में पूछा जा चुका है, और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में 2017 में, आपका राजस्थान लेक्चरर 2016 में प्रश्न ये पूछा जा चुका है। जो प्रश्न नंबर 2 ये आप सभी के बीच लेकर आए हो, यानी कि रिपीटेड प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। इसका आंसर आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये आपके वेरियर एल्बन जो हैं जो ये जनजातियों के विकास के लिए राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना करने की बातें करते हैं। ये आपके कौन, वेरियर एल्बन महोदय हैं आपके। ये खासकर ये जो है बैगा जनजात और गोंड जनजात को जो शरण है उन्हीं को देने की बात कर रहे हैं। कौन कौन सी जनजात आप नोट कर लीजिए, बैगा जनजात और गोंड जनजात, ठीक है, वेरियर एल्वियन महोदय। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है, ये ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 3, प्रश्न उत्तर नंबर 3 आपका कह रहा है कि बंद अस्त्रीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है। बंद अस्त्रीकरण की बात कर रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मुस्लिम समाज, ऑप्शन बी हो जाएगा हिंदू समाज, ऑप्शन सी हो जाएगा ईसाई समाज, ऑप्शन डी हो जाएगा आदिवासी समाज। तो ऐसे प्रश्न को आप, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप सब ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा कॉमन सा सेंस लगाएंगे तो बंदस्तीकरण यानी क्या होता है, यानी कि जहाँ से आप बाहर ना निकल सकें उसी को बंद अस्त्रीकरण कहते हैं, यानी कि बंद दरवाज़ा बंद, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो मुस्लिम समाज में तो ऐसा है नहीं, ईसाई समाज में ऐसा है नहीं, आदिवासी समाज में ऐसा है नहीं। आपका कौन सा समाज है, हिंदू समाज में। हिंदू समाज में जातीय व्यवस्था है ना ऊंच नीच की। तो आप क्या है, आप अगर किसी जाति धर्म में अगर पैदा हो गए, आप मान लीजिए ब्राह्मण में पैदा हो गए तो ब्राह्मण ही रहेंगे, आप क्षत्रिय थोड़ी बन जाएंगे। क्षत्रिय समाज क्षत्रिय, वैश्य वैश्य रह जाएंगे। अगर आप उस जो 4 वर्ण की बातें जो कर रहा है हिंदू समाज, 4 वर्ण के तहत ही आप रहेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसी में रहेंगे। हालांकि भारतीय संविधान के बारे में मैंने बताया ही कि अब ये प्राचीन कालीन व्यवस्था रही है, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई भारतीय संविधान के साथ। भारतीय संविधान के तहत सभी को बराबर का हक प्राप्त है, ठीक है। अब ये जातीय व्यवस्था की बातें भारतीय संविधान नहीं करता, इसको तोड़ने की बातें करता है, समाज में सभी को सामाजिक समता की बात करता है, ठीक है, भारतीय संविधान आपका। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आपका क्या कह रहा है। ये प्रश्न उत्तर नंबर 4 नोट करते हुए चलिए। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन शक्ति का एक प्रमुख लक्षण है। किसका, शक्ति का कह रहा, बातें कर रहा। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा यह संबंध मूलक होती है, ऑप्शन बी कह रहा है यह स्थित परक होती है, ऑप्शन सी कह रहा है यह क्षमता उद्योग होती है, या क्या क्षमता द्योतक होती है, ठीक है। ये ऑप्शन डी कह रहा है ये और बी दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का आंसर आप लोग बताइए। तो ये देखिए यह संबंध मूलक भी होती है और यह जो है स्थित परक भी होती है। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या है, ए और बी दोनों सही है ना। आपका ए भी सही है और बी भी सही है। तो ए बी दोनों की बातें कर रहा है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी ये सही आंसर हो जाएगा। आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसमें कुछ बताने तो है नहीं। आप अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्या, प्रश्न उत्तर नंबर 5 है। क्या कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर आपका 5, ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आदिवासी, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दिया था। क्या, आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी
लिपि के उपयोग का परामर्श किसने दे रखा था? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी कह रहा है वेरियर एल्विन, ऑप्शन डी कह रहा है डी.एन. मजूमदार। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 5 का आंसर। तो इसका आंसर भी जो आपके ये वेरियर एल्विन महोदया हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए नोट कर लीजिए आप लोग, ऑप्शन सी। यही आदिवासी बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग करने की बातें करते हैं और यही परामर्श देते हैं। क्योंकि ये जो वेरियन एल्विन महोदय ने जो प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी, तो जनजातीय विकास के लिए इन्होंने एक परियोजनाओं का मूल्यांकन किया था और भारत सरकार को सन 1959 में मानव शास्त्री जो ये आपके वेरियर एल्विन हैं, इन्हीं की अध्यक्षता में जो समिति बनाई गई थी, मानव शास्त्री ये हैं, नोट कर लीजिएगा। इस समिति में 1960 में जो है केंद्र सरकार को जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें आर्थिक साधनों के साथ साथ जनजातियों के संस्कृतियों तथा मनोवैज्ञानिक सोच को बदलने की बातें कही थी। वो कहा था कि आधुनिक जीवन का जो शैली है जो वो अपना सकें, उसके लिए आदिवासियों को बोलियों के लिए देवनागरी लिपि के उपयोग किया जाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी राय दे रखा था, यानी कि परामर्श दे रखा था। कौन? वेरियर एल्विन ने। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 6 नोट कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? 6 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि जिस पद्धति के तहत जातिगत क्रम परंपरा में ऊपर उठने के लिए कोई जात किसी उच्चतर जात की आदतों, परंपराओं एवं अनुष्ठानों का वो अपनाती हो, उसे कहा जाता है, नहीं उसे क्या कहा जाता है? तो ये कॉमन प्रश्न है, कॉमन सेंस का। इसको आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न को आप गलत करेंगे नहीं, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। तो ऑप्शन ए का रहा आत्मसात्मीकरण, ऑप्शन बी का रहा संस्कृतिकरण, ऑप्शन सी का रहा विलयीकरण, ऑप्शन डी का रहा अभिज्ञानीकरण। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग फटाफट। प्रश्न उत्तर नंबर 6 का, तो इसका आंसर आपका संस्कृतिकरण हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, संस्कृतिकरण हो जाएगा। कैसे संस्कृतिकरण हो जाएगा? आप लोग देखे होंगे हर जगह हर छोटा व्यक्ति जो होता है वो अपने से बड़ों का नकल करता है समाज में। ठीक है, जो आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय संस्कृतिकरण के बारे में बहुत विस्तार से बता रखा है। हिंदू जाति को जो जनजाति है, जो समूह है, जिसमें उच्चता की बात ये करते हैं, जिसमें उच्चता मतलब द्विज जाति की जो बात करते हैं, जो रीति रिवाज कर्मकांड जो विचारधारा होता है, जो व्यक्तिगत रूप से जो बदलाव आता है, तो हमेशा जो है छोटे लोग यानी छोटे निम्न स्तर के लोग जिसकी बात ये करते हैं, बड़े लोगों की नकल करते हैं। उनके जो है रहन सहन, कल्चर, उनकी पूजा पाठ, उनके हर चीज़ को अपनाते हैं ये छोटे लोग। ठीक है, तो इसी की बातें करते हैं आपके ये कौन? एम.एन. श्रीनिवास महोदय। ये संस्कृतिकरण हो जाएगा इस हिसाब प्रश्नानुसार इसका आंसर। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 7। इस 7 नंबर प्रश्न नोट कर लीजिए क्या कह रहा है। टोडा की, ये प्रश्न नंबर 7 टोडा की श्रेणी है। ये टोडा जनजाति है, उसी के कह रहा है टोडा की क्या श्रेणी है टोडा जनजाति। तो ऑप्शन ए कह रहा है अनौपचारिक समाज, ऑप्शन बी कह रहा है पारंपरिक समाज, ऑप्शन सी कह रहा है आदिम समाज, ऑप्शन डी कह रहा है स्वच्छंद समाज। तो टोडा की श्रेणी किस में आता है, आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 7 है। तो ये टोडा जनजाति है, तो ये आदिम समाज में ही आ जाएगा ना। आप लोग ध्यान दीजिए, ऑप्शन सी आदिम समाज में आ जाएगा, क्योंकि टोडा एक आपका जनजात है। और टोडा जनजाति आप लोग जान ही रहे हैं, ये तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है। यह एक जो टोडा जनजाति है, एक पशुपालक जनजाति है। ये पशु का पालन करते हैं, खासकर भैंसों का पालन करते हैं। ठीक है, जो है आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 8 देखिए आपके सामने आ गया। ये क्या कह रहा है? उत्तर नंबर 8 नोट करिए आप लोग। कह रहा है कि जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है, तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है, तो इस प्रक्रिया को इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है अस्थिरीकरण, यानी कि वर्ण स्थिरीकरण, ऑप्शन बी कह रहा है वर्ग स्थिरीकरण, ऑप्शन सी कह रहा है खुला स्थिरीकरण, ऑप्शन डी कह रहा है बंद स्थिरीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न उत्तर नंबर 8 का आप लोग बताइए। तो ये देखिए आपका प्रश्न जो है पीजीटी यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका
बंद अस्त्रीकरण हो जाएगा। प्रश्नानुसार आप ध्यान देंगे ना तो इसको आप लोग समझ जाएंगे कि सामाजिक परिस्थिति का जो निर्धारण जन्म आनुवंशिकता के आधार पर होता है। जन्म क्या है तो बंद अस्त्रीकरण, मैं अभी पिछले क्वेश्चन में ही तो बता रखा हूँ कि बंद अस्त्रीकरण क्या होता है, जिससे आप बाहर ना निकल सकें, है ना। जो जातीय है खासकर भारतीय समाज में पाई जाती है, आप जिस जात धर्म में जन्म लेते उसी जात धर्म के कहलाते हैं ना, तो उससे बाहर थोड़ी निकल पाते हैं, तो उसी को बंद अस्त्रीकरण की बातें प्रश्न नंबर 8 आपका ये कर रहा है सामाजिक रूप से। तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9। 8 नंबर तो आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है जात का आधार क्या है, यानी कि जो जात का आधार होता है वो क्या है। ऑप्शन ए धर्म के आधार पे कह रहा है, ऑप्शन बी जन्म, ऑप्शन सी प्रतिष्ठा, ऑप्शन डी अनुष्ठान। तो ये सब तो आप लोग आंखों की सही कर देंगे कि जात का आधार जो है जन्म के आधार पर होता है। तो आप लोग नोट कर लिए ऑप्शन बी जो है जन्म के आधार पर जात का आधार होता है। तो आइए देखते हैं, आप ये जन्म नोट कर लीजिए इसको। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ये प्रश्न उत्तर नंबर 10। ये कह रहा है कि जब श्रेणी किंचित अत्यंत वंशागत होती है उसे कहते हैं, ये कह रहा है ना कि जब श्रेणी किंचित अत्यंत वंशागत होती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं। आपका कह रहा कुल कहते हैं, ऑप्शन ए कुल कहते हैं कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा जाति, ऑप्शन सी कह रहा पुरोहित वर्ग, ऑप्शन डी कह रहा रिश्तेदारी। तो इसका आंसर कुल, जात, पुरोहित, वर्ग, रिश्तेदारी। तो इसका आंसर बताइए प्रश्न उत्तर नंबर 10 का। ये देखिए आपका सामाजिकता से प्रश्न है, तो आप लोग जो है ये प्रश्न ऐसा ना मान के चलिए कि ये जो है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ये सब प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं और परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब जैसे ये प्रश्न आपका 10 नंबर जो प्रश्न है आपका जो दिल्ली से दे रहे हैं, दिल्ली यानी DSSB PGT 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। इसका आंसर आपका जाति हो जाएगा, मैंने बता दिया। देखिए ऑप्शन बी जात, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग भूले ना, ठीक है, क्योंकि जात के बारे में मैं भी हर प्रश्न में बताते हुए आ रहा हूँ। आइए देखता हूँ अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ काफ़ी पेन लेके बैठे होंगे, ऐसे प्रश्न आप जो है गलत नहीं करेंगे। ये सब आप यूपी पीजीटी वाले और जो है जो पीजीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, खासकर वो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए है, ये प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, जाति शब्द कौन सी भाषा से आया है। देखिए जाति जो शब्द है कह रहा किस भाषा से आया, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है ग्रीक भाषा, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, ऑप्शन सी स्पेनिश भाषा, ऑप्शन डी पुर्तगाली भाषा। तो किस भाषा से जात शब्द आया है, तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आप लोग मुझे पता गलत नहीं करेंगे कि जात शब्द आपका जो है पुर्तगाली भाषा से आया है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जात के बारे में अच्छे से पढ़ रखे होंगे, आप लोगों के जो है ये सिलेबस में है अच्छे से, क्योंकि जात शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द का हिंदी रूपांतरण है, सभी को पता है। और जो कास्ट की उत्पत्ति हुई है ये पुर्तगाली भाषा से हुआ, जो कास्ट शब्द है पुर्तगाली भाषा से है, जिसका अर्थ होता है आपका मत है, विभेद है, जाति से लिया गया है। बाद में फ्रांस के जो एक विद्वान है अबे डुबाय ने इसका प्रयोग प्रजात के संदर्भ में किया था। अबे डुबाय जो है इसका प्रयोग प्रजात के संबंध में कर रखा था, नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 12, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का, जिन्हें वर्ण कहते हैं, उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर 12 नोट कर लीजिएगा, ठीक है, किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए करा पुरुष सूक्त, ऑप्शन बी करा श्रुति में, ऑप्शन सी करा वैशाख में, ऑप्शन डी करा मीमांसा में, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो ऋग्वेद के किस भाग में केवल 4 जातियों का वर्णन किया गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तो ये आपके पुरुष सूक्त में किया गया। नोट कर लीजिए। इसके ये प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे क्योंकि ये सब प्रश्न बार बार पूछे जा चुके हैं। दिल्ली DSSB के PGT के एग्जाम में ये प्रश्न 2014 में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये पुरुषसूक्त जो है ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल से लिया गया है, जो है पुरुषसूक्त है क्या ऋग्वेद संहिता के 10वें मंडल से, जिसमें बताया गया है कि एक विराट पुरुष से वर्णन किया गया ना कि जो विराट पुरुष है तो क्या है, उसके मुख से ब्राह्मण है और भुजा से क्षत्रिय है और गुदा से यानी कि पेट से वो जो है वैश्य है और पैर से शूद्र है, तो उसी की बातें कर रहा है, ठीक है। ये 10वें मंडल में है, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि ऐसी जादुई क्रियाएं जिनका उद्देश्य
किसी को हानि पहुँचाना होता है उसे जादू का नाम है। किस जादू का नाम है? ऐसी जादुई क्रिया जिनका उद्देश्य किसी को हानि पहुँचाना है उसे किस जादू के नाम से जाना जाता है? तो ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। ऑप्शन ए करा संक्रामक जादू, ऑप्शन बी करा सफ़ेद जादू, ऑप्शन सी करा पीला जादू तो होता ही नहीं, ऑप्शन डी करा काला जादू। तो सुने ही होंगे, तो आप लोग कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर सही कर देंगे, गलत नहीं करेंगे। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो काला जादू की बात करते हैं। आप सुनेंगे बंगाल में काला जादू मानते हैं, लोगों को बस में कर लेते अपने जो है, कोई निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो सुने होंगे तो ऐसे ध्यान रखिएगा। ये आपका काला जादू वाला जो प्रश्न ये है, ये राजस्थान है आपके लेक्चर 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, काला जादू वाला ही प्रश्न। तो मैं कहता नहीं कि ये जो प्रश्न उत्तर है आपका, आप लोग किसी भी स्टेट से हो, कहीं से तैयारी करते हो, तो सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो प्रश्न उत्तर है ना, ये प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, पूछे जाने की संभावना रहती है। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हो। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 क्या आपका कह रहा है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि मैसूर की ओक्कालिंगा जात का अध्ययन किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मैसूर की ओक्कालिंगा, ये जो ओक्कालिंगा जात है, ये किस लिए प्रसिद्ध है कह रहा है? तो ऑप्शन ए निम्न जात के लिए, ऑप्शन बी उच्च जात के लिए, ऑप्शन सी प्रभुत्व जात के लिए, ऑप्शन डी अछूत जात के लिए ओक्कालिंगा प्रसिद्ध है क्या, किस लिए? तो ये प्रश्न आपका देखिए राजस्थान जो है लेक्चरर 2016 में, राजस्थान प्रवक्ता 2016 में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये 14 नंबर प्रश्न तो ओक्कालिंगा की जो बात करता है। तो ओक्कालिंगा जो है आप वहाँ के राजस्थान की जो बात करता है प्रबुद्ध जात की श्रेणी में आता है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लिए, ओक्कालिंगा जात का अध्ययन जो प्रबुद्ध जात के जो मसूर की जो ओक्कालिंगा जात का अध्ययन है जो प्रभुत्व जात के लिए प्रसिद्ध है। ये समाजशास्त्र में इस अवधारणा का प्रयोग आपके किसने कर रखा है? नोट कर लीजिए, ओक्कालिंगा जात की एम.एन. श्रीनिवास महोदय ने कहा है। और प्रभुत्व जात की बातें यही करते हैं आपके, जो आर्थिक और राजनीतिक सामाजिक रूप से संपन्न होती है उसको ये आपके एम.एन. श्रीनिवास महोदय प्रभुत्व जात की श्रेणी में रखते हैं। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 15। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आप लोग मैं बार बार बता रहा हूँ, नोट करते हुए चलिएगा। अगर एक बार क्लास समझ में ना आए तो दोबारा देख लिया कीजिए। ठीक है, वैसे तो मैं नहीं, मुझे लगता है कि एक बार में ये क्लास आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न सिंबल से हैं और जो बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है? वर्ग अस्थिकरण में कौन सा वर्ग समानता सुसंगठित नहीं है? क्या कह रहा है? वर्ग अस्थिकरण में कौन सा वर्ग समानता सुसंगठित नहीं है? नहीं शब्द हमेशा नोट करिएगा कि ये नहीं जो झटके में गलत हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा अभिजन, ऑप्शन बी उच्च वर्ग, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग, ऑप्शन डी निम्न वर्ग। तो ये इसका आंसर प्रश्न नंबर 15 का क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। तो ये जो आपका वर्ग अस्थिकरण कौन सा समानता सुसंगठित नहीं है, तो अगर देखा जाए, ये देखिए भी प्रश्न राजस्थान लेक्चर 2014 में पूछा जा चुका है। तो ये प्रश्नानुसार आपका मध्यम वर्ग जो है ये संगठित नहीं माना जाता, ये उसमें फूट रहता है, आपस में बटा रहता है। अब जननी धनाट वर्ग, उच्च वर्ग आप जान ही रहे हैं जो उच्च वर्ग की श्रेणी में आते हैं। निम्न तबका तो आप जान ही रहे हैं, तो हमेशा जो है आपस में लड़ता झगड़ता रहता है। मध्यम वर्ग जो है जो कि उच्च नीच का स्त्रीकरण देखने को मिलता है इसमें, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास का हो जाता है तो अपने से कहता है ऊँच है, तो अपने से ऊँचा वाले कहता है अरे, देखता कहता अच्छा हम उनसे छोटे हैं, और फिर जो अपने से नीचे देखता कहता अच्छा हम तो उनसे ऊँचे तो ही है। तो मध्यम वर्ग इसीलिए आपस में लड़ता झगड़ता रहता है, इसलिए जो है कभी संगठित हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसा ना सोचिएगा कि मैं अपने मन से लेकर आया हूँ। मैंने बताया ना कि ये आपका राजस्थान लेक्चर 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 यानी 16 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न कर रहा है, ये क्या है 16 नंबर? क्यूबुजिम। क्या है? क्यूबुजिम। ये प्रश्न नंबर 16 ही है ना, देखिए क्यूबुजिम है। क्यूबुजिम क्या है? तो कह रहा आपका ऑप्शन ए एक जनजातीय नृत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है परिवारों का समूह है, ऑप्शन सी कह रहा है विस्तृत परिवारों के लिए गारों का शब्द है, ऑप्शन डी कह रहा है मैक्सिको का एक धार्मिक संगठन है। क्यूबुजिम क्या है? तो आप लोग बताइए। ये भी देखिए आपका प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, जो है परिवारों का समूह इसका आंसर हो जाएगा। कि जो है क्यूबुजिम आपका ऑप्शन बी है, परिवारों का समूह
ये भी प्रश्न जो है मेरे लिए नया है, फिर पूछा जा चुका है, मैं नहीं जानता था इसको। आज देखिए मैं भी जान गया कि किबुजुम क्या है, परिवारों का समूह है। और किबुजुम इजराइल में पाया जाने वाला सामुदायिक परिवार है। कहाँ पे? इजराइल में पाया जाने वाला सामुदायिक परिवार। ये राजस्थान लेक्चरर यानी कि प्रवक्ता के 2014 में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 17, ये प्रश्न उत्तर नंबर 17 आपका क्या कह रहा है। 17 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है, ये 17 नंबर कि भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण है, यानी कि भारतीय जाति व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण क्या है प्रश्नानुसार। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है उसकी अंतर्विवाही प्रकृति है। ऑप्शन बी कह रहा उसका व्यवसाय अनुसार विभाजन है। ऑप्शन सी कह रहा संबंधों पर प्रतिबंध है। ऑप्शन डी है दैविक उत्पत्ति पर विचार है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा, क्योंकि देखिए इस पे लग रहा कि सब सही हो जाएगा, है ना। तो लेकिन थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आप लोग गलत करेंगे ही नहीं कभी। तो इसका आंसर आपका उसकी अंतर्विवाही प्रतीत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो बात कर रहा है ना, क्या बात कर रहा है प्रश्न देखिए, भारतीय जात व्यवस्था का सबसे अनिवार्य लक्षण क्या है, मतलब जो अनिवार्य रूप से जात के तहत ही तो ना विवाहित माना जाता है, विवाह प्रतिबंधित है ना। आप लोग कहाँ किसी अन्य दूसरे जात में विवाह कर सकते हैं, आप अपने ही जो है जात और समाज में शादी विवाह कर सकते हैं ना। बाकी तो व्यवसाय तो विभाजन तो आपको ही जात संबंधों पर प्रतिबंध, तो दैविक उत्पत्ति पर विचार जो है ये सब तो सभी लोग करते हैं। एक देवी का पूजा जो हर जात धर्म के लोग करते हैं, लेकिन विवाह थोड़ी कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो अनिवार्य लक्षण आपका अंतर्विवाही प्रकृति ही माना जाता है। ये पहले प्राचीन समाज की बात कर, आधुनिक समाज में भारतीय संविधान के तहत इस प्रतिबंधित, आप जान ही रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। इस चीज़ को आप हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 18 ये कह रहा है प्रभु जाति। देखिए प्रभु जाति फिर आ गया कि अवधारणा किसने दी है। तो आपका ऑप्शन ए डेविड हार्डीमैन, ऑप्शन बी इरावती कर्वे, ऑप्शन सी एन के बोस, ऑप्शन डी एम एन श्रीनिवास। तो मुझे पता है प्रभु जाति की अवधारणा भी मैं पिछले प्रश्न में इसका आंसर आप लोगों को बता ही दिया हूँ। ठीक है, जबकि ये आपका प्रश्न जो है पूछा जा चुका है राजस्थान लेक्चर 2014 में, यूपी डाइट प्रवक्ता में 2012 में, यूपी पीजीटी 2009 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब प्रश्न आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 19 यानी प्रश्न नंबर 19 कह रहा भील और मीणा। ये भील और मीणा जनजातियाँ प्रमुखतः किस राज्य में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो भील और मीणा जनजातियों की बात कर रहा है, किस राज्य में पाई जाती है प्रमुख रूप से। तो ऑप्शन ए कह रहा गुजरात, ऑप्शन बी कह रहा महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कह रहा राजस्थान, ऑप्शन डी कह रहा झारखंड। हमारे जो पीजीटी के बच्चे हैं, चाहे यूपी पीजीटी हो, राजस्थान पीजीटी हो, दिल्ली पीजीटी हो, चाहे किसी भी स्टेट में एमपी पीजीटी हो, इस प्रश्न इस क्लास को जरूर ध्यान दीजिएगा पीजीटी के बच्चे। ठीक है, क्योंकि मैं सभी क्लास जो लेके आता हूँ परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण ही होता है। तो ये भील और मेड़ा जनजातियों की बात कर रहे हैं, तो किस राज्य में पाई जाती है। तो ऐसे प्रश्न मुझे उम्मीद है आप लोग गलत नहीं करेंगे। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है सबसे अधिक ये राजस्थान में भील और मेड़ा जनजाति पाई जाती है। खासकर मेड़ा जनजाति की चर्चा राजस्थान में आप लोग अच्छे से सुने होंगे। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए इस प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19 को, जो राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं ना, वो आपका भील हो गया, मेड़ा हो गया, गरासिया हो गया, है दामोर हो गया, सहरिया हो गया, ये पाई जाती है। और आपका ये जो गुजरात हो गया ना, ये गुजरात में आपकी जो जनजातियाँ हैं गुजरात में, ये वहाँ भी आपका गुजरात में भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोड़िया पाई जाती है। कौन कौन सी जनजातियाँ? भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोड़िया पाई जाती है गुजरात में। ठीक है, और आपका जो महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ बार्ली, बंजारा, कोली, चित्पावन, गोंड, अम्बुका, माड़िया पाई जाती है। कहाँ जो है ये आपका महाराष्ट्र में। और आपका ये जो झारखंड है, ऑप्शन डी झारखंड नोट कर लीजिएगा। झारखंड में जो जनजातियाँ संथाल है, मुंडा, हो है, ओराव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सौरिया, भूमुज। ठीक है, झारखंड भी ऑप्शन बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान दीजिए।
झारखंड में संथाल, मुंडा, हो, अराव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंडा, सौरिया भूमिज जनजातियाँ पाई जाती हैं। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा, ठीक है, स्पेशली रूप से, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्रश्न आपका देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2019 में प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। ये जो प्रश्न आपका है भील मेला वाला 2019 यूजीसी नेट जेआरएफ में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या कह रहा है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है। ये 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर का चयन करें। अच्छा, तो ये सुमेलित का प्रश्न आप ध्यान दीजिए। ये आपका ऑप्शन ए कह रहा है खासी जनजाति जो है, ये खासी जनजाति है। एक तरफ देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, एक तरफ आपका ये जनजातियां हैं, एक तरफ इनका क्षेत्र दे रखा है, ठीक है। तो ये जो है खासी जनजात, ये मेघालय कह रहा है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा है टोडा जनजाति, नीलगिरी की पहाड़ी बता रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है मुंडा जनजात, छोटा नागपुर बता रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर देखिए खासी मेघालय में पाई जाती है, सही है आपका, खासी मेघालय में पाई जाती है। टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है, पिछला प्रश्न मैंने बता ही दिया आपका। मुंडा छोटा नागपुर में पाई जाती है। तो इस प्रकार आपका तीनों सही हो गया। तो जब तीनों सही है तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 21 आपका क्या कह रहा है, ये 21 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। अच्छा, तो ऑप्शन ए कह रहा टोडा जनजात, ऑप्शन बी जारवा, ऑप्शन सी साओरा, ऑप्शन डी भील जनजात। चार जनजात है, टोडा, जोरवा, सौरा, भील। तो ये अंडमान निकोबार की कौन सी जनजात है, आप लोग 21 प्रश्न नंबर का आंसर दीजिएगा। तो आपका जो ये ऑप्शन बी नहीं हो गया, क्या है, जारवा। ऑप्शन बी जारवा जो जनजात है, ये आपका अंडमान निकोबार की जनजाति है। आप लोग इसको नोट करके रखिएगा। देखिए 2018 यूजीसी नेट जेआरएफ और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न पूछा जा चुका, ठीक है। तो टोडा जनजाति आपका जो है ये नोट कर लीजिए। टोडा जनजात कहाँ पाई जाती है, आप सभी को पता है, तमिलनाडु में पाई जाती है। सोहरा जनजात आपका जो ये है ऑप्शन सी, सोहरा जनजात ये उड़ीसा में पाई जाती है। और भील जनजात के बारे में तो आप सभी को पता है, ये गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पाई जाती है, क्योंकि अभी मैं पिछले प्रश्न में बताया हूँ आप लोगों को। आइए देखते हैं आपका 22 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 22 ध्यान दीजिएगा, 22 प्रश्न नंबर ये, आइए देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दो मॉडलों के रूप में समरसता और असमरसता शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके माध्यम से भारत और पश्चिम में सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था की तुलना की जा सकती है। क्या बात कर रहा है कि कह रहा है किसने दो मॉडलों के रूप में, क्या दो मॉडल है, समरसता और असमरसता जो शब्द है इसका प्रयोग किया है, और इसके माध्यम से भारत और पश्चिमी में सामाजिक स्थिरीकरण की जो व्यवस्था है उसकी तुलना किया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन ए है लुई डूमा, ऑप्शन बी है ए आर देसाई यानी ए आर देसाई, अच्छेलाल रमणलाल देसाई, ऑप्शन सी है माइकल मैरियट, ऑप्शन डी आपका है आंद्रे बेंते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का, आप लोग बताइए। ये प्रश्न आपका यूजीसी नेट दिसंबर के 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका आंद्रे बेंते महोदय हो जाएंगे, ऑप्शन डी नोट कर लीजिएगा, आंद्रे बेंते महोदय हो जाएंगे, क्योंकि आंद्रे बेंते महोदय की जो पुस्तक है क्या पुस्तक है, हायरार्की, ठीक है। ये जो हार्मोनिक एंड डिसमोनिक सोशल सिस्टम, ये आंद्रे बेंते की पुस्तक है ना, हार्मोनिक एंड डिसमोनिक सोशल सिस्टम। इसमें इन्होंने भारत में पश्चिम सामाजिक स्थिरीकरण व्यवस्था की तुलना समरसता और असमरसता के शब्दों का प्रयोग किया है इसी में, ठीक है। और ये नोट कर लीजिएगा, काफ़ी हार्मोनिक एंड डिसमोनिक सोशल सिस्टम ये इन्हीं की आंद्रे बेंते महोदय की है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ गए होंगे, क्योंकि प्रश्न में बहुत कुछ है नहीं। तो प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। कह रहा है हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जात प्रथा में प्रतिबिंबित होता है।
हिंदू समाज की बात कर रहा है कि हिंदू समाज के वैचारिक आधार के रूप में किसका अपवित्रता और पवित्रता का विचार जात प्रथा में प्रतिबंधित होता है। जात प्रथा की बात देखिए कर रहा, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी कह रहा है लुई डूमा, ऑप्शन सी कह रहा है चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन डी कह रहा है एम फोकार्ट महोदय। तो इसका आंसर 23 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या है, लुई ड्यूमा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, प्रश्नानुसार इसका आंसर आपका लुई ड्यूमा महोदय हो जाएंगे, क्योंकि लुई ड्यूमा की जो पुस्तक है आपका होमो हायरार्की, ठीक है, लुई ड्यूमा महोदय की पुस्तक है होमो हायरार्की, इसी में इन्होंने जात संतरण की जो है चर्चा किया और इसको बहुत विस्तार पूर्वक से जात के बारे में पवित्रता और पवित्रता संबंधी अपने विचार को प्रतिपादित कर रखा है, दे रखा है। ठीक है, कौन आपके हो गए ये लुई ड्यूमा महोदय, सोशल हायरार्की इनकी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 24। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कर रहा हूँ, क्लास आप लोग मिस ना कीजिए, जरूर देखा कीजिए, आने वाली परीक्षाओं में आपको काफ़ी सहयोगी साबित होगा, चाहे आप पीजीटी दे रहे हों, ठीक है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर नेट जेआरएफ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो समाजशास्त्र विषय से, तो क्लास को जरूर देखिए, मिस ना कीजिए, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में काफ़ी सहयोगी और उपयोगी साबित होगा ये क्लास आप सभी के लिए। तो प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, ये कह रहा है सामाजिक अस्थिकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के समुदाय चाहते हैं कि यह व्यवस्था बनी रहे। यही ना, कि सामाजिक अस्थिकरण व्यवस्था इसलिए बनी हुई है क्योंकि उच्चतम स्तर के जो सदस्य हैं, जो लोग हैं, वो चाहते हैं कि यह व्यवस्था हमेशा बनी रहे। तो किस जो है व्यवस्था बनी रहे, किस रूप में बनी रहे, तो ये दे रहा है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बदले ये व्यवस्था, ये लोग चाह रहे हैं कि ये लोग चाह रहे हैं कि अस्थिर रहे, ये लोग चाह रहे हैं कि स्थिर रहे, ये लोग चाह रहे हैं प्रगति करे। तो थोड़ा सा आप लोग हमारे प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राएं अगर ध्यान देंगे तो ऐसे प्रश्न, कॉमन सेंस का प्रश्न आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। जबकि आप लोग सोच रहे हैं ऐसे प्रश्न ना, जबकि देखिए यूजीसी नेट जेआरएफ 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग स्थिर रहे, क्योंकि जिसका फायदा वो चाहेगा कभी व्यवस्था बदले, कभी नहीं चाहेगा। तो ये चाहेगा ये व्यवस्था स्थिर रहे, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, देखिए जो बात कर रहा है आपका सामाजिक अस्थिकरण व्यवस्था में बनी, क्योंकि उच्चतम स्तर के लोग यानी कि उच्च वर्ग लोग उनकी बात कर रहा है। तो चाहेंगे व्यवस्था, ये तो चाहेंगे स्थिर रहे, बनी रहे, इससे हमारा फायदा है। खासकर जो है जातीय श्रेष्ठता में जो लोग ऊपर बैठे हुए ऊपर के स्थान में हैं, जैसे ब्राह्मण शक्ति जिसको कहते हैं, खासकर ब्राह्मण लॉबी ये जो उच्चता में है, तो चाहेगा ये व्यवस्था स्थिर रहे, हम जो है मलाई खाते रहें जो है, हैं, क्योंकि अगर प्राचीन व्यवस्था के तहत आप देखते हैं ना, तो पढ़ने लिखने का हर अधिकार उनको प्राप्त था, किसी का व्यवसाय भी कर सकते, कोई और दूसरे का व्यवसाय नहीं कर सकता था। तो वो प्राचीन स्थिति की बात कर रहा है। ठीक है, आधुनिक स्थिति में भी लागू हो जा रहा है, क्योंकि जो बड़ा है वो कभी छोड़ता है, जो जिसको लाभ है, जो समाज में के रूप से उच्चता पे है, जो संपन्न है, वो चाह रहा है खासकर जातीय समीकरण में जो उच्चता उच्च स्थान पे है, वो तो चाह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था इसी तरह बने रहे, इसी तरह स्थिर रहे, ताकि जो जैसा है वैसा रहे, हमारा फायदा होता रहे, मलाई काटते रहें। लेकिन जो समाज में जो अब इस समय आज के आधुनिक समाज में जो पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि आपका भारतीय संविधान सभी को बराबर का हक अधिकार दे रहा है, तो पढ़ लिख के जो है हर लोग हर स्तर पे हर जगह पहुंच रहे हैं। लेकिन इस समय वर्तमान में देखिए, इसमें जो है काफ़ी जो है ये जो आपका वर्तमान समय चल रहा है, काफ़ी आप देख रहे हैं इस चीज़ को लेके संघर्ष भी हो रहा है, इसमें संक्रमण काल चल रहा है, इसमें कह सकते हैं आप भारतीय समाज में खासकर जो है, और खासकर आप लोग सामाजिक रूप से देख ही रहे हैं, राजनीतिक रूप से भी देख रहे हैं। आप लोग राजनीति में देखते ही होंगे, कहते हैं कि अरे फला पार्टी तो परिवारवाद है, फला पार्टी तो जातिवाद है ना। तो ये सब बताने की ज़रूरत तो है नहीं, आप लोग सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं, प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, तो समाज को अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जब किसी पद पे चले जाएंगे तो इन सब चीज़ों को आप लोग ज़रूर जो है विरोध करेंगे, तोड़ेंगे, जो है सही चीज़ों को मान्यता प्रदान करेंगे, सही चीज़ को मानेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आप सभी का, प्रश्न नंबर 25। 25 आपका प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अस्थिकरण के प्रकार्यात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने अस्थिकरण के प्रकारात्मक एवं संघर्षात्मक सिद्धांत के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सेलिया एस हेलर,
ऑप्शन बी कह रहा है जोसेफ टी हावेल, ऑप्शन सी कह रहा है जी लेविन्स्की, ऑप्शन डी कह रहा है विल्फ्रेड ई मूर। ठीक है, 25 का आंसर आप लोग दीजिए। तो मुझे पता है ये भी प्रश्न देखिए आपका यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर जो है 2018 में पूछा जा चुका है यूजीसी नेट जेआरएफ। इसका आंसर आपका जेलेंस्की महोदय हो जाएंगे, क्योंकि स्थिरीकरण की सकारात्मक एवं संघर्षात्मक जो सिद्धांत की बातें, जो सामंजस्य स्थापित करने की बातें आपके जेलेंस्की महोदय करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा 25 प्रश्न नंबर का आंसर। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो फ्रेंड्स आज ये आप लोगों के बीच कितना प्रश्न है, 25 प्रश्न ही है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, क्योंकि क्लास परीक्षा के बीच से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिए, और जो चैनल पे नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो है मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सभी फ्रेंड्स का।